हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यस बैंक पे। जैसे कि आप देख सकते हैं 17% की तेजी रही है स्टॉक में, और ये तेजी लास्ट हाफ एन आवर में आई है। क्या न्यूज़ थी, फंडामेंटली स्टॉक कितना स्ट्रांग है, टेक्निकली चार्ट पे क्या नजर आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, पर मैंने इसे चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिया। तो आपको जिस किसी भी चैप्टर में इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टली उस चैप्टर पे जंप करके आ, वो पार्ट देख सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। जो न्यूज़ है, आप देख सकते हैं मैंने इकोनॉमिक टाइम्स लगा रखा है, और उस पर क्लियरली बता रहा है कि स्टॉक 16% का जंप था। और उसके पीछे रीज़न ये है कि कल से, यानी वेडनेसडे से, विच इज़ 31 मार्च से, निफ्टी यस बैंक जो है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का पार्ट होगा। बस इसी के चलते स्टॉक में तेजी आई, जो हाफ एन आवर में आई थी। और डिलीवरी परसेंटेज अगर हम लोग देख लें तो एनएसई की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज है वो 48%, यानी 48% स्टॉक डिलीवर हुआ है। लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की। 48% इज लाइक गुड डिलीवरी परसेंटेज। तो अब देखते हैं कि स्टॉक फंडामेंटली कैसा है। अगर आप देखें तो फंडामेंटली स्टॉक में जो है ROCE माइनस है। ROE माइनस है। ये जो मेन पैरामीटर्स होते हैं स्टॉक के, वो दोनों नेगेटिव बता रहे हैं। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है वो है कंपैरिजन विद द अदर बैंक्स। आप कंपैरिजन अदर बैंक्स में भी देखें, जो ROCE सारे बैंकों का है, सारे प्राइवेट बैंक्स लिस्टेड हैं इसमें, और आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यस बैंक ऐसा है जिसका ROE माइनस है। माइनस IDBI बैंक से भी नीचे। ठीक है, उस हिसाब का घटना भी घटी है यस बैंक में। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट अगर देखें, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 148 बता रहा है दिसंबर के क्वार्टर में। उससे पहले के क्वार्टर में 120 था, और उससे पहले के क्वार्टर में 34। तो कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर, प्रीवियस ईयर, इसी क्वार्टर में दिसंबर 2019 में अगर आप देखें तो एक खतरनाक आपको फिगर नजर आएगा, -18%, 18,000। और यस बैंक ने अपनी काबिलियत पे ये -18% से +148 पे नहीं आया। ये तो पूरी तरीके से बिखर गया था। ये जो है, ये दूसरे बैंकों ने, RBI ने और दूसरे बैंकों की मदद से ये पॉजिटिव में आया। वरना यस बैंक में तो खुद से मुझे नहीं लगता कि ये काबिलियत थी, और ना ये कभी कर पाता। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो मार्च यानी एनुअल जो रिजल्ट था वो था -16,433 टिल डेट, यानी मेरे ख्याल से दिसंबर तक की इंफॉर्मेशन है ये, जहाँ पे हमें दिख रहा है +2,967, विच इज़ गुड। क्योंकि ठीक है, पर अगेन काफ़ी ठीक है नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि जिस हिसाब का लॉस और जिस हिसाब का डैमेज इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स के साथ और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स और काफ़ी लोगों के साथ किया है, उस हिसाब से आई डोंट थिंक कि ये इतना ट्रस्टवर्दी है। जो फंडामेंटल्स भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहे इसके। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रोमोटर्स ने अपनी प्रोमोशन, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, छोड़ दीजिए। जो FIAs हैं उसमें भी आप देख सकते हैं मार्च में 1%, जून में थोड़ा सा ज़्यादा, सितंबर में 11 और दिसंबर में 15% FIAs होल्ड कर रहे हैं। बाकी सब DIAs हैं, क्योंकि आप जानते हैं जिस हिसाब से बाकी बैंकों ने इन्वेस्ट किया, तभी इस स्टॉक ने, कभी इसी बैंक ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली DIAs की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा रहेगी। उन्होंने भी घटा दिया। आप देख सकते हैं मार्च और जून में सारे बैंक्स उड़ उड़ के आए थे, HDFC, ICICI, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी थोड़ा सा एनालाइज किया और उनको रियलाइज हुआ कि ये इतना आसान काम नहीं है, और उन्होंने भी अपने स्टेक्स को काट लिया अच्छा खासा। 49, अभी 47 देख रहे हैं। अब मार्च के जो रिजल्ट आएंगे शायद उसमें और भी कम नजर आएगा आपको। अब बचे आप और हम रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनके पास सिर्फ बढ़ता गया है 27, 29, 39, फिलहाल 37 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्च के जो क्वार्टर्स आएंगे उसमें हम 40+ देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की शुरू से ये आदत है कि अगर स्टॉक सस्ता हो और इजीली परचेजेबल हो तो हम लोग उसमें घुस जाते हैं। पर ये देखना भूल जाते हैं कि ये हमारी वेल्थ क्रिएट करने की जगह वेल्थ को
बर्बाद भी कर सकता है। खैर, अब चलते हैं टेक्निकल पे, चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है, वॉल्यूम नज़र आ रही है अच्छी खासी, एंड कैंडल भी काफ़ी बड़ी है। एंड अगर हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हैं आखिरी के जो लास्ट का हाफ एन आवर या 15 मिनट आप कह सकते हैं उसी में सारा एक्शन हुआ है। अब मेन चीज देखते हैं इसे मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये स्टॉक ट्रेड किया करता था अगस्त के मंथ में इन 2018 400, और वहां से आज ही अगर 16 रुपए पे भी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने क्या बर्बादी छाई की है। तो लेट्स सी, मैं वॉल्यूम थोड़ा सा इसे बंद कर देता हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। आप देख सकते हैं स्टॉक का जो एक सपोर्ट है वो है 12 रुपीज। उसके बाद इसने यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस किया विच इज 14.5 या 14.7 आप कह सकते हैं, टू बी एक्यूरेट आप कह सकते हैं 14.5, और उसे उसने ब्रेक किया एक गैप अप से। तो यहाँ पे ये दोनों कैंडल्स के बीच में आप गैप देख रहे हैं, नवंबर और दिसंबर के बीच में जो गैप थी, इस गैप को फिल करने के लिए स्टॉक वापस नीचे आया, इनफैक्ट 14 रुपीज के लेवल तक आया, और यहाँ से ये वापस अब मूवमेंट चालू कर दिया। अब कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, मैं सपोज करता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि मार्च के रिजल्ट्स ठीक ठाक भी आ गए तो ये स्टॉक वापस 18 रुपीज तक जा सकता है। क्वार्टर के रिजल्ट्स ऐसा एक्सपेक्ट है कि 28 अप्रैल को डिस्क्लोज किए जाएंगे, पर अगेन ये जो डेट्स है ये एक्यूरेट नहीं होती, तो इसमें कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, इसे हम सही मान के नहीं चल सकते। बट अगेन 18 रुपीज की पॉसिबिलिटी है, 16 रुपीज पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो आप ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि 1 रुपया 70 पैसे और स्टॉक में बनाने के चांसेस है, पर गंवाने के चांसेस उससे ज्यादा है कि अगर स्टॉक वापस पलट के नीचे आ जाता है, इस खुदा ना खास्ता कि क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ही घटिया आते हैं, तो इट्स वेरी क्लियर कि शायद स्टॉक वापस 12 रुपये पे भी आ जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 1 रुपया 70 पैसे कमाने की एक विंडो है उससे ज्यादा गंवाने के चांसेस है। चलो अगर मान लिया आपने स्टॉप लॉस 14 रुपए पे भी रखा, तब भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये बहुत ही घटिया ट्रेड है। हाँ, आप अगर ये सोच के बैठ हैं कि हाँ फिर से ये स्टॉक वापस 15 पे आएगा एंड आई कैन बाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और आपको इन्वेस्ट करना ही है यस बैंक में, आपने कहा नहीं भाई मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ठीक है बैंक अच्छा परफॉर्म करे तो शायद वापस किसी दिन ये वापस 400 के लेवल्स टच कर सकता है, जो कि मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अगेन इन दैट केस यस, आप मैं कहूँगा कि अगर आपको स्टॉक बाई करना है तो 15 रुपीज इज अ ग्रेट लेवल जहाँ पे आप 15 रुपए पे बाई कर सकते हैं 1 रुपए का स्टॉप लॉस मान के, एंड अपवर्ड जर्नी आप देख सकते हैं कहाँ तक जाएगी। तो फर्स्ट टारगेट विल बी 18, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं। जैसे कि आपने देख लिया है कि न्यूज आपने देख ली, न्यूज इतनी कुछ खास नहीं है। निफ्टी 50 यस बैंक हुआ करता था निफ्टी 50 का पार्ट, और वहां से डाउनग्रेड होकर निफ्टी नेक्स्ट 50 पे आ रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है जिसमें स्टॉक भागना चाहिए। ये इनफैक्ट उसके लिए एक गिरी हुई न्यूज है कि निफ्टी 50 से निकाल देने के बाद आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये जो ओहदा उन्हें मिला है कि नेक्स्ट 50 में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी 50 से आप निकालेंगे, आप ये सोचो पहली बात। दूसरी बात 40% 40-50% डिलीवरी, तो आप देख सकते हैं जितने लोगों ने अभी ट्रेड किया है जिस हिसाब की भी वॉल्यूम थी उसमें से आधे लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल लिया, उन्होंने बोला नहीं भाई जो मिल रहा है वही काफी है। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने फाइनेंशियल्स भी देखे, कुछ खास है नहीं, सब नेगेटिव में है। हल्की सी इंप्रूवमेंट है स्टॉक में, पर अगेन देख सकते हैं टेक्निकली भी हम लोग ने देखा स्टॉक अगर आपको 15 रुपीज के आसपास मिलता है और आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस मान के अगर आपको ट्रेड करना ही है, ऑब्वियसली यू कैन डू इट, अपने फंड अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके जरूर। लेकिन एक और चीज है जो मैंने आपको इस स्टॉक में इस एनालिसिस में नहीं बताई, जो मैं आपको कवर करूंगा। अगर आप देखें, आप अपने ज़रूरत के प्लेटफॉर्म में जाके अगर आप कंसोल में जाके होल्डिंग्स पे आए तो सबसे पहली चीज आपको जो नजर आएगी वो है 75% ऑल यस बैंक शेयर्स विल बी ब्लॉक्ड फॉर 3 years। अगर आप इस पे क्लिक करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक में पिछले साल एक न्यूज आई थी इन द मंथ ऑफ मार्च, जहां पे ये कहा गया था कि कोई भी जिसके पास 100 शेयर्स हैं तो उसके 75% शेयर्स लॉक कर दिए जाएंगे आने वाले 3 साल के लिए,
और वो सिर्फ 25% शेयर्स बेच सकता है। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ 99 शेयर्स हैं तो वो लॉक नहीं किए जाएंगे, वो अपने पूरे 99 शेयर्स बेच सकता है। लेकिन अगर आपके पास 100 या 100 प्लस शेयर्स हैं तो आपके पास सिर्फ 75% शेयर्स लॉक कर दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 25% शेयर्स अवेलेबल होंगे सेल के लिए। बाकी 75% शेयर्स आप 3 साल बाद बेच सकते हैं, 3 साल बाद। तो अगर आपको लगता है कि आप 3 साल तक इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि 3 साल में ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, अगर आप इतने श्योर हैं कि 3 साल समझ रहे हैं आप, 3 साल अगर आप मंथली भी 5% स्टॉक मार्केट से निकालते हैं तो ये आप आराम से 3 साल, आप यूं समझिए कि आपका पैसा 3 गुना आप खुद कर सकते हैं और आपके हाथ में रिजल्ट्स होंगे। यहाँ पे आपका पैसा लॉक्ड है 3 साल के लिए। अगर आप 3 साल तक पेशेंटली वेट कर सकते हैं एंड आपको इन्वेस्ट करना ही है यस बैंक में, देन प्लीज गो अहेड। एंड मैंने जैसे कि आपको लेवल्स बता दिए हैं, आप 15 रुपीज पे बाई कर सकते हैं विथ 1 रुपी स्टॉप लॉस। मेरी मानिए आई वोंट डू दैट, और मैं इसकी सजेशन भी नहीं दूंगा कि यू शुड इन्वेस्ट इन यस बैंक, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा है एंड आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ऑब्वियसली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके या खुद जैसे आपको मुनासिब लगे यू कैन टेक द डिसीजन। पर मैं तो इस स्टॉक में गलती से भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा सॉलिड रीजन या कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसपे इस स्टॉक को कंसिडर भी किया जा सकता है बाई के लिए। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप पैसा लगा के पैसा बना सकते हैं, यस बैंक जरूरी नहीं है। पर एट द एंड ऑफ द डे आपका कॉल है, तो डिसाइड कीजिए। एंड तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।